गाइस, मैं हूं वर्षा शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन पॉलिटी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था। तो हम अपने आज पहली क्लास स्टार्ट करेंगे संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि फाउंडेशन है, आधार है हमारे इंडियन पॉलिटी का, हमारी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था का उसका आधार है हमारा संविधान। हमारे आसपास हमारी राजनीति में जो भी चलता है वो हमारे संविधान के बेसिस पे ही चलता है। हमारा संविधान ही स्रोत है इन सब का। तो हम पढ़ते हैं आगे। तो आप सब जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को लागू हुआ था। हम उस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हम सबको सिर्फ इतना पता होता है कि संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था, इसलिए हम उस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। हमारा संविधान बेसिकली लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब हमारा संविधान नवंबर में ही बनके तैयार हो गया था तो ये 2 महीने का गैप क्यों दिया गया। इसका आंसर है कि 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कांग्रेस के अलग अलग सेशंस के बारे में, उनके एजेंडास के बारे में। तो 1929 का जो सेशन हुआ था जिसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उस टाइम 2 चीज़ें हुई थी। एक तो उस टाइम इंडिया का जो फ्लैग था वो फहराया गया था रावी रिवर के बैंक पे, और दूसरा ये हुआ था उसी दिन 1929 वाले सेशन में ही 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के हम रूप में मनाएंगे, ये डिसाइड किया गया था। तो उस लेगेसी को कायम रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कोई आपसे पूछे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या डिफरेंस है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग बता पाएंगे कि गणतंत्र दिवस वाले दिन हमने अपना संविधान लागू किया था और स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा संविधान मैं कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में आया होगा कि संविधान बना कैसे, संविधान होता क्या है, किसने इसको बनाया। तो संविधान एक बुक टाइप का होता है, ज़रूरी नहीं है बुक हो। जब एक उसमें जो होते हैं लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं किसी भी देश को। किसी भी देश में जो चीज़ें चलती हैं वो उन्हीं रूल्स के हिसाब से चलती हैं। कुछ देशों में उन रूल्स को कॉडिफाई कर दिया जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से लिख दिया जाता है, उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया का भारत का संविधान। कुछ देश में वो रूल्स को कॉडिफाई नहीं किया जाता, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं जाता, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे वाली क्लास में आराम से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा संविधान था उसको जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती है। कुछ मेंबर्स थे जो कि पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे। पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड का मतलब ये है कि कुछ मेंबर्स तो इलेक्शन से आए थे, कुछ मेंबर्स को ब्रिटिशर्स ने नॉमिनेट करा था, जो कि प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स थे, हमारे राजे रजवाड़े थे। उनको कुछ मेंबर्स को ब्रिटिशर्स ने नॉमिनेट करके भेजा था और कुछ मेंबर्स आए थे इलेक्शन से। टोटल जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, वो थे 389। उनमें से 296 इलेक्शन से आए थे, 93 आए थे प्रिंसली स्टेट से। इलेक्शन से कैसे आए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, एक होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जिसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं, मतलब किसी भी देश की आम जनता जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधित्व खुद चूज करके, खुद वोट करके आगे भेजती है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है कि जिन मेंबर्स को हमने चुना है, जो प्रतिनिधित्व हमारे द्वारा चुने गए हैं, वो आगे जाके मेंबर्स को चूज करते हैं, उनको चुनते हैं। जैसे हमारा डायरेक्ट इलेक्शंस के एग्जांपल हो गए हमारी लोकसभा के, विधानसभा के स्टेट्स में। इनडायरेक्ट इलेक्शंस के हो गए राज्यसभा के, हमारे प्रेसिडेंट के, या फिर जिन स्टेट्स में विधान परिषद है वो हो गए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि आज राज्यसभा के इलेक्शन होंगे, आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, ये प्रेसिडेंट चुने गए। तो हम तो वोट करते नहीं है, तो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, वो उनको चूज़ करते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, वो आगे वाली क्लासेस में मैं बता दूंगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी हो तो याद रख लेना, ना भी याद रहे तो हल्ला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे याद नहीं रही, कोई बड़ा इशू नहीं है। इतनी सारी मीटिंग्स हुई थी, इतने सारे सेशंस हुए थे, इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, ह्यूमनली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है याद रखना, और ना ही हमें याद करना है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। जो चीज़ याद करनी है वो मैं आपको अपने आप बता दिया करूँगी, जो नहीं करनी है फालतू में दिमाग पे प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यूँ तो आप लोग पूरे विकीपीडिया पढ़ा है, कितनी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, पर हमें पढ़ाई ऑब्जेक्टिविटी के साथ करनी है, एक पेपर क्लियर ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाई करनी है कि हमें अपना पेपर क्लियर करना है। तो सिर्फ जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पेपर को लेके इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो पढ़ाई करेंगे अभी हम। बाकी आप लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, पीएचडी कर लें, उसके आगे भी जो कुछ होगा वो करना हो तो वो कर लेना बाद में, पर पहले पेपर क्लियर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, पहले अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये याद करना ज़रूरी है। ये जो थे सबसे बुजुर्ग आदमी थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उनको इज्जत देने के लिए एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, चेयरपर्सन बनाया गया था। बाद में जो था उनकी डेथ के बाद जो थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हमारे। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले परमानेंट चेयरपर्सन थे। तो एग्ज़ाम में अगर पूछें कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक करना है। ये पूछे टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे पहले, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 डिप्टी चेयरपर्सन थे, सिर्फ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है डिप्टी चेयरपर्सन का नाम, ये याद रखना 2 डिप्टी चेयरपर्सन थे, पर प्रेसिडेंट के दोनों के नाम याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी में कि क्या थी ड्राफ्टिंग कमेटी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी डिफरेंट कमेटीज़ थी जिसको अलग अलग काम सौंपा गया था। इतनी सारी कमेटीज़ थी, किसी के नाम किसी का मेंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जो एग्ज़ाम के हिसाब से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसको पूछते हैं वो थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्होंने हमारा संविधान तैयार किया था। इसको जो हेड किया था वो किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिनको हम बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोलते हैं। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया था इसलिए उनको फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये नोट्स मेरे 2-3 साल पुराने हैं, तो इसकी जो इंक है वो फेड हो गई है, तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो फेड हैं, या तो आप साथ के साथ लिख लीजिएगा वरना बाद में पीडीएफ पे मैं पहुंचवा दूंगी आपके पास। या तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सीधा नोट से पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ आ रहा है, वरना इन नोट्स को देखिए अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में जो थे 7 मेंबर्स थे, उनमें से एक तो थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि चेयरपर्सन थे। बाकी जो 6 मेंबर्स थे उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। सिर्फ इन कमेटीज़ के मेंबर्स के नाम याद रखना है, बाकी उतनी सारी कमेटीज़ थी उनके मेंबर्स के प्रेसिडेंट के नाम याद करने में अपना दिमाग ख़राब मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भूल जाएं, उन सब कमेटीज़ के मेंबर्स याद रखें फालतू में। तो इनके मेंबर्स से मैं एक बार नाम बोल देती हूँ सबके। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, M माधवराव, उनकी जगह बाद में BL मित्तल आ गए थे, कृष्ण मोचारी, उनकी जगह बाद में DP खेतान आ गए थे। तो सिर्फ ये जो 7 मेंबर्स हैं इनके नाम आपको अच्छी तरह बिल्कुल याद होने चाहिए। ये अगला टॉपिक वैसे इसमें लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी बिल्कुल अच्छी तरह, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे। तो उस टाइम जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था उस टाइम 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल और 1 प्रेम्बल। प्रेम्बल तो एक ही होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था उस टाइम कितने आर्टिकल, कितने पार्ट, कितने शेड्यूल, कितने प्रेम्बल थे, क्योंकि बाद में फिर सिचुएशन के हिसाब से हमारे अमेंडमेंट्स होते रहे, संशोधन होते रहे संविधान में, कुछ आर्टिकल्स कुछ पार्ट कम हुए, कुछ ऐड हुए। तो एग्जैक्ट डाटा जो है याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी कितने हैं, सिर्फ याद रखिएगा उस टाइम कितने थे, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली वही पूछता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अपना दिमाग ख़राब करने की अभी,
कि ये सब तो बताया ही नहीं, आगे आगे क्लास में आपको खुद ही समझ आ जाएगा, मैं ना भी बताऊं तो भी आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या होते हैं, बाकी मैं बताऊंगी, इसकी टेंशन मत लेना। यहाँ पर मैंने टाइम भी बताया हुआ है वैसे कि कितने टाइम में हमारा संविधान तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीने 17 दिन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना, नहीं याद रखोगे तो किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, बस याद रखना अप्रॉक्स 3 साल लगे थे। चलो बच्चों, पढ़ाई जो है उसको एंजॉय करना, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसे में पढ़ाई बिल्कुल बोरिंग लगेगी। हाँ, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी इंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने पढ़ लिया, कब आपको चीज़ें याद हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं फॉरेन सोर्सेज पे कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो किन किन को क्या क्या सोर्सेज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी होगी 9 दिसंबर 1946 को, तो देश को आज़ादी मिलने वाली थी, तो उस समय उसके जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनके दिमाग में अचानक तो आ नहीं गया होगा कि हम ये वाले पार्ट अपने संविधान में डालेंगे, ये वाली चीज़ डालेंगे। उन्होंने अलग अलग नेशन से, अलग अलग कंट्रीज़ के संविधान को देखा, उनको एनालाइज किया, उनके आर्टिकल्स को देखा कि इस सिचुएशन पे कौन से हेल्पफुल हैं और बाकी आने वाले भारत के लिए, फ्यूचर इंडिया के लिए कौन से हेल्पफुल होंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लिए, उनको हमारे संविधान में ऐड किया ताकि प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो आगे वाली 3 स्लाइड्स में कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कौन से देश से हमने अपने संविधान के कौन कौन से फीचर्स लिए हैं। सिर्फ ये जो संविधान और उनके आगे फीचर्स हैं वो याद रखना। इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने नहीं सुने हैं, वो आगे वाली क्लासेस में आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएंगे, तो उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं कुछ कुछ बता देती हूँ, बाकी सिर्फ याद रखना, ये रटने वाला पार्ट है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ रटने वाला पार्ट है, ये रट लीजिएगा। जैसे यूएसए, से हमने लिया है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार जो थे, हम फाइनेंशियल इमरजेंसी, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया, और हमारी क्या है प्रियम्बल हमने इनसे लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो लिया है। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में आएगा, उसका कंसेप्ट है, वो जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो तसल्ली से मैं बता दूंगी आपको। अब हम आते हैं यूके से, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में पहले तो याद रखिएगा क्या क्या आता है। यूनाइटेड किंगडम का पूरा नाम होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या आता है, ग्रेट ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। ये याद रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, और ग्रेट ब्रिटेन में आता है हमारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। तो आगे इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो आप याद रखना ही, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम आते हैं, देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है। बेसिकली हमारे संविधान का पॉलिटिकल पार्ट है कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा गवर्नमेंट का, वो लिया है। इसमें होता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट होती हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो मेन पावर होती है ना, वो हमारी होती है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है डी फैक्टो हेड, वो आगे बताऊंगी मैं, पर जो मेन रियल पावर होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो मेन पावर, रियल पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उसका कैबिनेट सिस्टम होता है। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है ये आगे बताऊंगी मैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्रेटरीज होते हैं। जो ओहदा हमारे इंडिया में या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स का होता है, वही ओहदा, वही सेम लेवल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज का होता है। मिनिस्टर्स तो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, पर जो सेक्रेटरीज होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। तो बस ये याद रखना है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। यूके से एक तो हमने वो पॉलिटिकल पार्ट दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लिया है। एक हमने सिंगल सिटीजनशिप का फीचर लिया है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, एक नागरिकता।
जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही, बाकी वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। ये स्पेलिंग देख लेना थोड़ी। ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होता है कि दोहरी नागरिकता। इंडिया में तो है, हम सिर्फ भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, ना कि जिस स्टेट में हम रहते हैं, जैसे कि हरियाणा के नागरिक, राजस्थान के नागरिक, यूपी के नागरिक, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। अमेरिका में क्या होता है, आप देश के नागरिक भी हो, साथ के साथ जिस राज्य में, जिस स्टेट में आप रहते हो उसके नागरिक भी हो, तो आपको देश की नागरिकता भी मिलती है और जिस राज्य में आप रहते हो उस पर्टिकुलर राज्य की नागरिकता भी मिलती है। पर इंडिया में हमें सिर्फ भारत की नागरिकता ही मिलती है। और हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी हमने यूके से लिया है। पहले हमने यूएसए में पढ़ा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ हमने पढ़ा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये दोनों फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट हैं, उनको अच्छी तरह आगे हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आर्टिकल 370 लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि जब मैंने ये नोट्स बनाए थे तब तक आर्टिकल 370 हटानी था। अब मत लिखना आप लोग, क्योंकि अब ये आर्टिकल 370 हट चुका है। हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी हमारा रूल ऑफ लॉ फंडामेंटल राइट्स में आएगा। रिट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। बाइकैमरलिज्म हम आगे पार्लियामेंट वाला चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। बस याद रखना इस देश से हमने ये लिया है, ये पूरा रटने का पार्ट है। यहाँ पे देख लेना क्या क्या है। जर्मनी से जैसे हमने नेशनल एंड स्टेट इमरजेंसी ली है, और हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी यूएसए से ली थी। आयरलैंड में हमारा आ गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिर्फ यूं के यूं याद रख लेना जो मैंने लिखे हुए हैं। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हमने यूएसए से लिया था, प्रेसिडेंट का हमने आयरलैंड से लिया है। अब जैसे फ्रांस हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो सबने पढ़ा है, उसके बेसिक आइडियाज़ ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी थे। तो ये आइडियाज़ जो हमारे प्रेम्बल में है, हमारे संविधान में, हमने फ्रांस से लिया है। रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 5 ईयर प्लान। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 5 ईयर प्लान हमने रशिया से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ मिलकर कोई कानून पास करते हैं वो होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से हमने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। तो ये लास्ट की 3 स्लाइड है। फॉरेन सोर्सेज में सिर्फ याद रखना है, चीज़ें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। और ध्यान रखिएगा, फॉरेन सोर्सेज जो है वो आप सिर्फ इन्हीं नोट्स से पढ़ेंगे, क्योंकि ये नोट्स मैंने सेल्फ खुद के लिए प्रिपेयर किए थे। तो लक्ष्मीकांत हो गई, नेट हो गए, या फिर एनसीईआरटी, इन सब को मिक्स करके मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं भी इन्हीं से पढ़ती हूँ जब किसी एग्जाम के देने जाती हूँ, तो आप लोग भी इसी से पढ़िएगा। बाकी और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पॉलिटी को पढ़ते वक्त एक तो याद रखिएगा, जितना स्टैटिक ये सब्जेक्ट दिखता है ना कि ठीक है हम ये चीज़ रट लेंगे समझ आ जाएगा, सब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक वर्ड यहाँ से वहाँ हो गया, पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर तहस नहस हो सकता है। हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट को और करंट अफेयर्स को लिंक करके पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी लगेगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं ना वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में आप लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ नया नया चलता रहता है। आज उस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, आज इस एमएलए ने पार्टी छोड़ दी, आज ये वाला नेता उस पार्टी में चला गया। आप लोगों को पता है, देखते होंगे पेपर में। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगे ऐसा क्यों होता है। आप रेगुलरली इन जो मैं लेक्चर पढ़ाऊँगी रेगुलरली अटेंड कीजिएगा, सिंसियरली अटेंड कीजिएगा। आपको धीरे धीरे चीज़ें आराम से समझ आ जाएंगी कि क्या क्या रूल्स होते हैं, क्यों छोड़ते हैं, क्या ये सही में जो ऐसा पार्टी छोड़ते हैं या फिर रिज़ाइन कर देते हैं, तो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सबको हमें देखना। हाँ, पर ये याद रखिएगा इन सब चीज़ों को हमें संविधान की नज़र से देखना है कि संविधान क्या अलाउ करता है, संविधान में क्या लिखा गया है, और हमारे गवर्नमेंट में हो क्या रहा है। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ही दिनों पहले या फिर 1 महीना पहले ही पोर्टफोलियोज चेंज किए हैं अपने मिनिस्टर्स के, या फिर हाल ही में कैप्टन अमरिंदर ने रिज़ाइन किया है, पंजाब के सीएम थे, उत्तराखंड के सीएम को चेंज कर दिया गया। तो ऐसा ये कैसे हो सकता है, क्या प्रोसीजर है इसका, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे 10-12 क्लास के बाद समझ आ जाएगा। हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक दिन में मैं आपको 4-5 टॉपिक पढ़ा दूँ। उसका सही बताऊँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में फेस की थी प्रिपरेशन करते वक्त, तो आप लोग भी करें। एटलीस्ट एक बेस बन जाए आपका, एक कंसेप्ट बन जाए, फिर आप चाहे किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा। पर पहले जो नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगी क्लास में, पहले उनसे अपने नोट्स बनाने हैं, उनको पढ़ना है। फिर आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिएगा, डीडी बसु,
या कोई भी बुक उठा लीजिएगा पॉलिटी की, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा, टेक्निकल है सब्जेक्ट, स्टैटिक बिल्कुल नहीं है, जितना स्टैटिक दिखता है उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कब ख़त्म हो गया। तो हम अपने आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।